नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं, क्योंकि दिल्ली धमाकों की धमक अब किस तरह से पूरे देश में चिंता का सबब बन चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय राजधानी में धमाका हुआ, लेकिन तार धीरे धीरे कहां जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, 4 राज्यों में खास तौर से जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन गुजरात भी अछूता नहीं है, जहां से आपको याद होगा कि आतंकियों की धरपकड़ हुई है। और ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या देश के लिए नई चुनौती हमारे सामने आ चुकी है, और इस बार ये चुनौती पाकिस्तान से नहीं, तुर्की की सरजमीन से खड़ी हुई है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में जो धमाका हुआ वो सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, वो एक इशारा था। इशारा हिंदुस्तान के दिल पर वार करने का। हैरानी की बात यह नहीं है कि धमाका हुआ है, हैरानी की बात यह है कि यह साजिश रची गई तुर्की के अंकारा में बैठकर। जी हां, अंकारा से निकला था उकासा, वो नाम जो हैंडलर है, जिसने दिल्ली में बैठे अपने एजेंट्स को आदेश दिया, हिंदू धर्म स्थलों को उड़ाओ, भारत की आस्था को दहलाओ। इन आतंकियों की निशाने पर सिर्फ दिल्ली नहीं थी, बल्कि अयोध्या, काशी, मथुरा, हमारे सभी सनातन प्रतीक थे। यहां पर और भी ज्यादा जो गंभीर स्थिति है, गंभीर सवाल यह है कि इसके लिए भी इन्होंने एक तारीख चुनी थी, तारीख 6 दिसंबर की, वो तारीख जो बाबरी ढांचा विध्वंस की तारीख है। देश को फिर से इसी तारीख को धर्म युद्ध में झोंकने की इन आतंकियों ने पूरी तैयारी की थी। जांच एजेंसियों के अनुसार ब्लास्ट से पहले एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर तुर्की से आया फाइनल ऑर्डर, सेशन और सिग्नल के जरिए दी गई कोडेड कमांड। ऑपरेशन 06 यानी 6 दिसंबर को हिंदुस्तान को हिला दो। डॉक्टर उमर उन नबी वही आतंकी जिसने खुद को बम बना लिया। 2022 में वो अंकारा गया, वहीं उसकी मुलाकात उकासा से हुई। उसने ट्रेनिंग ली कि कैसे मंदिरों पर हमला करना है, कैसे हिंदू आस्था को टारगेट करना है। लेकिन अंकारा में बैठे उकासा को यह सुन लेना होगा कि यह भारत है, यह नया भारत है, जहां हर धमाके के जवाब में गूंजता है जय श्री राम। यह वो धरती है जहां मंदिरों की घंटियां डर को नहीं, शौर्य को जगाती हैं, जहां दिल्ली का लालकोट, अयोध्या का राम मंदिर और काशी का विश्वनाथ हर बार कहा जाता है हम झुकेंगे नहीं, हम नहीं रुकेंगे। तो साजिश अगर अंकारा में बनी तो जवाब भारत के रण क्षेत्र से मिलेगा, जहां शब्द नहीं बोले जाते, जवाब वार से दिया जाता है। और यह जवाब केवल आतंकियों को ही नहीं, बल्कि उस तुर्की को भी मिलेगा जो अब सामने खड़े हुए दुश्मन के पीछे बना हुआ दुश्मन है। इसमें भी कैसे वार की जरूरत है, आज इसी पर खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स, फॉर्मर डिप्लोमैट्स सभी जुड़ेंगे इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो ये उजागर कर रही है कि कैसे तुर्की ने एक साजिश रची बाबरी का बदला लेने की। को दहलाने की साजिश अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। लालकोट ब्लास्ट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार परत खुली है तुर्की कनेक्शन की। इस कड़ी ने सीधे जोड़ दिया है अंकारा को दिल्ली से। कार ब्लास्ट करने वाला उमर, वही उमर जो भारत को खून में नहाने की साजिश रच रहा था, अब सामने आया है कि वो तुर्की में बैठे अपने हैंडलर उकासा के संपर्क में था। जी हाँ, उकासा, यही वो कोड नेम है जिसके जरिए दिल्ली के आतंकी मॉड्यूल को दिशा दी जा रही थी।
सेशन ऐप के जरिए उमर और उकासा के बीच लगातार बातचीत होती थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक मार्च 2022 में उमर समेत कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। शक गहराता जा रहा है कि वहीं से इस लाल कोट ब्लास्ट की साजिश को जन्म मिला था। रिपोर्ट्स बताती है कि यह आतंकी साजिश साल 2022 में अंकारा में ही बना दी गई थी। उमर और उसके 3 साथी वहां 2 हफ्ते तक ठहरे रहे। वहीं पर उकासा के इन जिहादियों ने डिजिटल आतंक की ट्रेनिंग ली, कैसे छिपना है और अपने लोकेशन को कैसे छुपाना है, कैसे मिटना है और कैसे मिटाना है, सारे फुटप्रिंट किस तरीके से हटाने हैं, इन सभी की ट्रेनिंग वहीं पर दी गई। कैसे बनाना है सीक्रेट सेल और सबसे खतरनाक कैसे चुनने हैं हिंदू टारगेट्स, ये सारी प्लानिंग भारत से दूर तुर्की में हो रही थी। वो तुर्की जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद अब इस्लामिक आतंक का नया ठिकाना बन चुका है और इसके पीछे वही तुर्की का सरफिरा राष्ट्रपति एर्दोआन है, जो खलीफा बनने की सनक में आतंकियों को अपनी जमीन पर खुली पनाह दे रहा है। एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की अब इस्लामिक आतंक का नया एपिक सेंटर बन चुका है, जिनके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। क्योंकि लाल कोट ब्लास्ट में गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल की जांच में जो बात सामने आई है, वो जिहादियों की इसी हिंदू घृणा को दर्शाता है, जिनके टारगेट पर सिर्फ हिंदू मंदिर थे। अयोध्या, वाराणसी और दिल्ली के धार्मिक स्थल इनकी हिट लिस्ट में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अयोध्या में भी ब्लास्ट करने की फिराक में थे। सिर्फ यही नहीं, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, गौरी शंकर मंदिर, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य जगह पर ब्लास्ट करने की साजिश रची जा रही थी। और हर वो जगह जहां भारत का दिल धड़कता है, वहां धमाका करने का प्लान बनाया गया था। और अब सुनिए वो तारीख जिससे हिंदुस्तान का हर नागरिक परिचित है। 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर ये आतंकी दिल्ली समेत कई जगहों पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से धमाके कर सकते थे। बाबरी का बदला लेना चाहते थे। 32 कारें तैयार थीं। हर कार में बम और विस्फोटक सामग्री भरी जानी थी। एक साथ कई धमाके कर देश की राजधानी को जलाने और दहलाने की साजिश रची गई थी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये साजिश कहाँ रची गई। सवाल ये है कि आखिर तुर्की जैसे इस्लामिक सत्ता क्यों बनती जा रही है आतंक का नया अड्डा। क्या ये वही खलीफाई मानसिकता नहीं जो कभी आईसिस को जन्म देती थी और अब एर्दोआन के शासन में फिर से आतंकियों को पनाह दी जा रही है। भारत को अस्थिर करने, हिंदुओं को टारगेट बनाने और हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को निशाना बनाने की ये मुहिम एक चेतावनी है। आतंक का चेहरा बदल गया है, मगर उसका एजेंडा अब भी वही है, भारत को झुकाना, हिंदू को डराना। लेकिन ये नया भारत है, न झुकने वाला है, न टूटने वाला है और न ही डरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये नया भारत है जो झुकने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस भारत के सामने अब जो दिख रहा दुश्मन है वो तो सामने है, यानी पाकिस्तान। लेकिन इस दुश्मन के पीछे छिपा हुआ दुश्मन अगर टर्की है, तो क्या टर्की के लिए भी अब भारत को अपनी पॉलिसीज बदलनी होगी? क्या टर्की में बैठे हुए दुश्मन, जिनके लिए भारत के जो धार्मिक स्थल है वो सीधे तौर पर निशाने पर है, तो ऐसे में भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना होगा, इसी पर हम करेंगे आज खुलकर बात। हमारे साथ देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्वागत करते हैं हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर जनरल AK सिवाच सर है। जय हिंद सर, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल विनय कुमार ब्याला सर भी है। जय हिंद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ राजेश गुप्ता जी हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर साहब आपके पास आते हुए, AK सिवाच सर के पास आते हुए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो आपसे बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे और उस दौरान आपने एक बात कही थी जो मुझे आज याद आ रही है। आपने कहा था कि देखिए, जो दिखता है उस पर तो हम हमेशा से तैयार रहते हैं, जो नहीं दिखता है उसके लिए तैयारी जरूरी हो जाती है। और आज जो हुआ है वो यही बताता है
कि ये वही टर्की है जिसके लिए हमने हमेशा मदद के हाथ बढ़ाए, लेकिन एर्दोगान जो खलीफा बनना चाहते हैं, उनकी सोच, उनकी मानसिकता हमेशा से भारत विरोधी रही है और आज उसका ये प्रमाण मिल रहा है कि उकासा टर्की की धरती पर बैठकर भारत को दहलाने की साजिश रचता है। हाँ बिल्कुल, देखो लवनी, इसमें कोई शक नहीं कि पहले हम ये देखते हैं कि तुर्की क्यों, क्योंकि सच्चाई है कि अभी तक जितने भी मॉड्यूल थे वो पाकिस्तान से ऑपरेट करते थे, क्योंकि पाकिस्तान से चाहे वो जैसे मोहम्मद के, लश्कर तोबा के और कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन के, अब ये तुर्की की जो तार है ये बिल्कुल आश्चर्य है। और एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जितने भी मॉड्यूल हैं ये का मिलाप जा रहा है तुर्की। दूसरा है ये वाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम। अभी तक जो आतंकवाद था वो ओनली ऐसे लोगों के साथ था जो अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, अनप्रिविलेज सोसाइटी से आते थे, तो उनको मैनिपुलेट करना आसान था। मगर यहाँ पर जो इन्वॉल्व है वो डॉक्टर्स हैं जिनकी समाज के अंदर बहुत इज्जत होती है, उनको इन्वॉल्व करना, अगर वो गलत रास्ते पे जाते हैं तो फिर वो बहुत गलत रास्ते पे जा सकते हैं, क्योंकि वो दिमाग से काम करेंगे। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि तुर्की का कनेक्शन और व्हाइट कॉलर जो टेरर इकोसिस्टम। और तीसरा है पाकिस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है। देखो पाकिस्तान ने क्या किया है, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उनको ये लगता है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होगी, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वार। तो वो ये नहीं चाहते कि कोई भी जो ऐसी सूतली जाए जो पाकिस्तान में जाए, क्योंकि अब की बार जो ये हुआ है, जो कि ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के सामने, अब इसको डायरेक्टली जो इसकी सूतली है वो जाती है तुर्की में, जो युकारा के पास, ना कि पाकिस्तान में। ये सबको पता है, इसके एक्चुअल हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हुए, वो एक फैसिलिटेटर है एक्चुअली में हैंडलर पाकिस्तान में। मगर ये पाकिस्तान ने सोच समझ के साजिश की है कि भाई वो कोई प्रूफ ना छोड़े, भारत ये ना कह पाए कि ये जो आतंकी हमला हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान इन्वॉल्व है, जबकि पाकिस्तान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। मगर ये क्योंकि इसको तुर्की में, और ये अगर आप देखें जिस प्रकार से टेलीग्राम में एक चैट वाला एक ग्रुप बना रखा था जिसके अंदर ये सारे के सारे डॉक्टर थे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक भयानक पिक्चर उभर के आई है, किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना फैल चुका है। और ये जो आप सोचते हैं कि भाई जो अमोनिया नाइट्रेट है यही क्यों, आरडीएक्स क्यों नहीं, आरडीएक्स का लाना बड़ा मुश्किल है। आरडीएक्स तो ओनली ड्रोन से आ सकता है, अगर थोड़ा सा भी आरडीएक्स पकड़ा जाएगा तो साफ सुथरे शब्दों में ये पता है कि आतंकवादी घटना है। अमोनिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर के लिए भी इस्तेमाल होता है, इजिली अवेलेबल है, मगर इसको धीरे धीरे इकट्ठा किया जा सकता है और इसको फ्यूल ऑयल के साथ मिलाने से ये एक डेडली कॉकटेल बन जाता है। और अगर ये डेडली कॉकटेल को डेटोनेट किया जाए तो इसका धमाका बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो नॉलेज है इनको पता थी। जब ये तुर्की में गए वहां पर भी इन्होंने ट्रेनिंग ली, कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट किया। और अगर मैं ये कहता हूं, ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इस चीज को नहीं निकालती तो ये हादसे होते और हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि जेएनके पुलिस ने ये भांडा फोड़ा कि भाई जैसे मोहम्मद के जब पोस्टर लगे थे वहां से इंट्रोगेशन स्टार्ट हुई, फिर वो मुजामिल, फिर आदिल के बाद ये जो उमर नबी है इसकी बात आई और फिर धीरे धीरे तारे जुड़ती गई। मगर इसके बावजूद कि हमने काफी हद तक उनको कर दिया था, फिर भी ये हादसा हो गया। मुझे लगता है ये हादसा रोका जा सकता था इसके लिए, क्योंकि जब उमर नबी गायब हुआ, उमर मोहम्मद नबी, उस समय मुझे लगता ट्रैक करना था, क्योंकि ये एक मिसाइल थी जो कि गायब होगी। और अब हम कह रहे हैं, इसको ट्रैक कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से दिल्ली से किस प्रकार से फरीदाबाद से बदरपुर क्रॉस करके दिल्ली में आया, मस्जिद में गया, 3 घंटे इसने गाड़ी को रोक के रखा। वो इसलिए वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं ज्यादा पब्लिक मिले, अगर मैं कोई टारगेट सिलेक्ट करूं तो ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी करें। यानी हम ये जैसे कि जो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मतलब रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है।
आतंकी प्रोएक्टिव है, उन्होंने पूरा पैटर्न बदल दिया है। कर्नल सर, जो बात मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव कह रहे हैं, ब्याला सर आपके पास आ रही हूँ कि एक देखिए बहुत सारी चीजें, पैटर्न बदला, मतलब पहले अब किनको टारगेट किया जाता है? जो पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एक ऐसा प्रोफेशन जो धरती पर भगवान कहा जाता है, जो टीचर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा आदरणीय माना जाता है। मतलब पैटर्न में अब जो एलीट क्लास है उन्हें पकड़ा जा रहा है, इस पैटर्न में उन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है जो आम मिल जाती है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है, बहुत इजीली मिल जाता है। दिमाग इनका मतलब प्रोएक्टिव है। तो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको भी रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव होना होगा इस तरीके की परिस्थिति में, जैसा कि टर्की से पूरी कहानी जब उठ रही है। तो ब्याला सर, जैसे अभी जनशिवास ने जो बोला वो सभी के दिमाग में बात है और शब्दशः सही है। बात काम करने का तरीका आतंकवादियों को नहीं बदला है, बदला है उनके आकाओं का, उनके हैंडलर्स का। इन्होंने जो कुछ किया या जो प्लान कर रहे थे वो तो इनको बाहर से गाइडेंस हो रहा है। तो अगर हम ये कहेंगे आतंकवादियों ने अपना तरीका बदला, नहीं, उनके आकाओं ने उनके काम करने के तरीके को बदला। उसका कारण क्या है? पाकिस्तान किसी भी हालत में डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखना नहीं चाहता है। जैसा कि अब सिंदूर के समय कहा गया था कि अगर कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसको हम हमला मानेंगे, तो पाकिस्तान उससे बचना चाह रहा है। दूसरा, वो ये दिखाना चाह रहा है कि वे तो तुम्हारे अपने कश्मीरी लोग हैं भाई, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, टर्की का क्या इंटरेस्ट है? टर्की मुस्लिम वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड में, अरब देशों में कोई भी देश इंडिया से, चाहे अफगानिस्तान से लेके आप अरब तक चले जाएं, वो कोई भी देश इंडिया से अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता है। टर्की अब मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है। मैं कई वर्षों पहले टर्की गया था, मैं टर्की देश से बड़ा प्रभावित हुआ था। टर्की एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसने हरे झंडे को, हरे रंग को अपने झंडे में नहीं दिखाया है। टर्की एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी लिपि अरेबिक नहीं है, वो लोग रोमन लिखते हैं। और मुझे जब मैं एक हफ्ता 10 दिन टर्की में रहा था, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने वहां पे मुस्लिम महिलाओं को सिगरेट पीते देखा। मैंने उनकी मुस्लिम महिलाओं को जो अरब देश से भी आती हैं फ्रीडम को छुट्टी काटने, तो उनको तो मुझे लगा कि टर्की इज अ गुड कंट्री। लेकिन टर्की को हमसे क्या इंटरेस्ट है हमें नहीं पता। ये आपको याद होगा साइप्रस जब गए थे, साइप्रस के संबंध टर्की से अच्छे नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी साइप्रस गए थे तो टर्की को इसके ऊपर बड़ा उनको कष्ट हुआ था। और टर्की अब निकलकर मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दूसरी चीज, इन लोगों ने जो किया, नहीं तो ये कहा जाए कि क्या ये एर्दोगान की महत्वाकांक्षा है जो भारत विरोधी इस तरीके की तमाम जो गतिविधियां हैं उसको बल दे रही हैं? वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अरब कंट्रीज में खुद में उसकी स्टैंडिंग नहीं है। जितने भी अरब कंट्रीज हैं, देखिए आप जब टर्की को देखिए, टर्की के ऊपर दाहिने साइड में सारे कंट्रीज अरब कंट्रीज हैं। नो अरब कंट्री वांट्स टू एनॉय इंडिया। ये क्यों एनॉय करना चाहता है? इसीलिए साइप्रस भी, जब साइप्रस कितना छोटा देश है, प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां जाना इन लोगों को कितना कष्टकारी लगा था। और इनके पाकिस्तान के साथ क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं? और टर्की हमें क्यों एनॉय कर रहा है, हमारे हितों के खिलाफ क्यों काम कर रहा है, इसकी तह में जाना पड़ेगा। सर, वो अलग चीज है, टर्की ने क्या किया क्या नहीं किया। हमें हैंडल करना है इन लोगों को। और देखिए, हम कई टीवी चैनल कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को डायरेक्टली ब्लेम क्यों नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को अभी हम डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हमने इतना कहा है ये एक्ट है और कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान से जुड़े ही हैं। बिल्कुल, और डॉट्स जोड़ने की पूरी कोशिशें जारी है। सुरक्षा एजेंसी एक्टिव हो चुकी है। सरकार साफ तौर पर कल सीसीएस की मीटिंग के बाद इसे आतंकी घटना करार दे चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, संजीव जी आपके पास आ रही हूँ, इसके बाद राजेश जी आपके पास आती हूँ। संजीव जी, महत्वपूर्ण यह है, कल भी जब हम इस मैटर पर डिस्कशन कर रहे थे तो तुर्की की महत्वाकांक्षाओं पर तो हमने बहुत बात की, लेकिन सबसे ज्यादा जो गंभीर मुद्दा है वो ये है कि इन्होंने जो तारीख चुनी 6 दिसंबर, ये कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर को ये कुछ बड़ा करने वाले थे, ये बाबरी का बदला लेना चाह रहे थे। यानी कहीं ना कहीं से ये साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर की स्क्रिप्ट है वो टर्की में बैठकर लिखी जा रही है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो हिंदू आस्था को तोड़ने की कोशिश है। संजीव जी। जी, ये बिल्कुल इनके इस तरीके की जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी जो आतंकी मानसिकता वाले जो भी एलिमेंट्स हैं,
चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, चाहे वो टर्की में बैठे हों, वो ऐसे तमाम विषयों को कि जिनके के माध्यम से जो युवाओं को ब्रेन वॉश किया जा सके, उन्हें बरगलाया जा सके, उन्हें आतंक के रास्ते पर प्रेरित किया जा सके, भेजा जा सके, वैसी बातें करते हैं। और ऐसे में वो तरह तरीके का, चाहे वो 6 दिसंबर का या कोई भी ऐसी पुरानी घटनाओं को भी सामने रख करके वो युवाओं को जो है भड़काने की कोशिश करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो साजिश है ये बड़ी ही गहरी साजिश थी और इसको जो बस्ट करने का जो कार्य हमारी एजेंसीज ने किया है, जाहिर है कि उनकी बहुत बड़ी सफलता है, उनको वो बधाई की पात्र हैं। और उन्होंने एक बड़ी गंभीर जो घटना हो सकती थी, जो कि भारत के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हो सकता था, उसको उन्होंने रोक दिया है। और 26/11 का तो मुंबई का जो की साजिश थी, हमने देखा था कि कई वर्षों से वो चलती चली आ रही थी। उसमें इंटरनेशनल जो डायमेंशन थे, चाहे वो ताबूर हसन राणा हो या डेविड कोलमैन होडली हो, अमेरिका से आकर के सब रेकी इत्यादि उन्होंने की थी। तो उसी तरीके की कुछ साजिश यहाँ पर भी एक गहरी साजिश थी, जिसमें कि 6 दिसंबर को भी एक डेट ऐसा लगता है कि इन्होंने निर्धारित की थी। और कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, चाहे वो श्री राम मंदिर हो, अयोध्या का, या अनेक जो हमारे जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं, उनको ये टारगेट कर सकते थे। तो ये बहुत ही बड़ी सफलता हमारी एजेंसीज को मिली है। और मैं ये कहूँगा कि आज का ये जो नया भारत है, जो कि आतंकवाद को के ऊपर जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करता है, उसने प्री एम्प्टिव जो सफलताओं के संदर्भ में ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। और जब कोई घटना हो जाती है तो से वो तो लिए गए, लेकिन हाँ, एक छोटी सी चूक, जैसा कि सिवाज सर कह रहे थे, एक चूक ने कम से कम एक जो तस्वीर सामने लाकर रखी वो चौंकाने वाली है। लेकिन ये कहना चाहिए कि कम से कम इस तस्वीर ने ये क्लियर कर दिया कि इस जो रिलीजियस प्रॉक्सी वॉर में उसमें सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसमें तुर्की भी शामिल हो चुका है। ये क्लैरिटी अब कम से कम हमारे सामने आ चुकी है। राजेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर एक्सपर्ट है। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि जो हमारी एजेंसीज हैं उनको अब ज्यादा टेक्नो जो इंटेलिजेंस है उसे बढ़ाना होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ऐसे एप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन पर आप पकड़ नहीं पाएंगे क्या चल रहा है, वो चाहे सेशन सिग्नल्स हो। तो अगर ये सारे एप्स टेरर के हब बन रहे हैं, अगर ये कमांड्स यहीं से आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ एक नई सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे कहना चाहिए साइबर सर्जिकल स्ट्राइक करने की अब जरूरत है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कम्युनिकेशन के मेथड बहुत सारे हैं और बहुत सारे चैनल हैं। पहले हम लोगों के पास फोन हुआ करते थे, या फिर मोबाइल हो गया, अब व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत सारी इंटरनेट एप्स हैं। कम्युनिकेशन के बहुत सारे चैनल्स हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम रेगुलर बेसिस पे करती रहती हैं, हर ऐप को वो सर्विलांस पे लेती रहती हैं। लेकिन अभी समय आया है जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जो भारत की पब्लिक है उसको भी प्रोएक्टिव एक्शंस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा कि उनके आसपास में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको वो मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी उनको दिखती है तो एजेंसीज को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही है जितनी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट का एक्शन लेने का बनता है। मैंने कई बार ये बात कही है कि लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ, बाकी का सरकार को एक पार्टिसिपेशन ये शुरू करना चाहिए कि कोई एक ऐसा नंबर या ऐसा कोई कनेक्शन पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए जिसके ऊपर जाके वो अब इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटीज को कोट कर सकें। वरना इंटेलिजेंस एजेंसीज तो अपना काम कर रही हैं। अब देखिए, ये जो पूरा का पूरा दिल्ली जो आप जिसको देख रहे हैं कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इसका रूप क्या होता अगर ये पर्टिकुलर एक्शन टाइमली ना लिया गया होता। जैसा कि श्रीनगर पुलिस ने, जम्मू पुलिस ने अपना काम किया है, तो उन्होंने जो लीड्स ली हैं वो जमीन से ग्राउंड रियलिटी को मॉनिटर करते हुए लीड्स ली हैं कि एक पोस्टर लग रहा था उसको फिर उन्होंने, क्योंकि जब भी एक लीड आती है हम खुद विजिलेंट तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटरसेप्ट करके लें तो ये मल्टीपल चीजें हैं। उसको आगे जाके जितनी भी, अच्छा, जैसे मेरा हमेशा ये लोगों को कहना रहता है कि एक पॉइंट में आपकी इसी बात पे जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक लीड मिलती है, उस पर वर्कआउट होता है, लेकिन लीड जब मिलती है तो जो हमारे सामने दिख रहा होता है उस पर तो हम लीड्स को आगे डॉट टू डॉट जोड़ जाते हैं, लेकिन डीप वर्ल्ड में जो चल रहा है
अब जैसे यहाँ पर ही अगर आपने देखा हो तो ये बताया जा रहा है कि उकासा से उमर को ट्रेनिंग मिलेगी कैसे फुटप्रिंट्स को कैसे हटाया जाए, जो बातें हो रही है उसको कैसे छिपाया जाए। ये जो एक साइबर का जाल फैला हुआ है, जो कहना चाहिए कि जो डीप नेटवर्क जो फैला हुआ है, उस तक कैसे उस तक पहुंचने का क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ स्क्रिप्ट तो वहीं पर हुई है जिसके बारे में अब पता चल रहा है। राजेश जी, देखिए, आपको ये लवनी जी ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, कोई भी व्यक्ति प्लान कर सकता है, कोई भी कंट्री किसी भी टेररिस्ट अटैक को प्लान कर सकती है, लेकिन उनको एग्जीक्यूशन के लिए फिर जमीन पे उतरना ही पड़ता है। जमीन पे उतरना पड़ता है तो मतलब उनको अपनी कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। उस एस्टेब्लिश की मैं बात कर रहा हूं कि ये लोग उन लोगों को कहां से गैदर करते हैं, कहां से ये कनेक्टिविटी, ये जैसे इन डॉक्टर्स का नाम आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट हुए थे ना, उनके साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया गया था। तो होता क्या है, जैसे ये लोग सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टें डालते हैं, ये सारे लोग सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं, फेसबुक और ये सब चीजों से ही आइडेंटिफाइड करते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई पोस्ट डाली, अभी आप देखिए कि इस तरीके की जो पोस्टें अभी जो लाल किले बम ब्लास्ट से रिलेटेड डली हैं, उसमें कुछ लोगों ने उनका कंडेम किया है, तो उसमें कुछ लोग जो है नेगेटिव कमेंट्स डाल रहे हैं, तो इनका आइडेंटिफिकेशन एजेंसीज तो करती हैं, लेकिन हम जैसे लोग अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पे देखते हैं एज ए इंडिविजुअल, तो उन्हें अगर आइडेंटिफाई करके, अगर क्योंकि सोशल मीडिया एक बैकबोन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर आप अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, अगर आप उस पर प्रोएक्टिव हो जाते हैं तो डेफिनेटली ऐसे जो भी केसेस सामने आते हैं उन पर हम रोक काफी हद तक लगा सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम चाहे तो उसका बेस बना सकते हैं। लेकिन सिवात सर अगर हमारे साथ जुड़े हुए हो, सिवात सर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? एके सिवात सर, मुझे लगता है कि शायद सिवात सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। ब्याला सर आपके, हाँ सिवात सर, हाँ मेरा सवाल सिवात सर आपसे ही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए तुर्की की मैं बात यहाँ पर, हम ये आज चाहते तो हम किसी भी पॉलिटिकल बॉडी को बुलाकर और बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस इसमें उठाकर हम डिबेट कर सकते थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉपर डिस्कशन जो हमारे देश तक एक सही मैसेज पहुंचे। टर्की को लेकर अगर आप देखें तो हमारे देश से बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, फिल्मों का पहले हब कहा जाता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक मानसिकता बदली है तुर्की को लेकर। अब हमारे देश ने ही उसको, आपको याद होगा कि जब पता चला कि जो ड्रोन्स है वो मेक इन तुर्की है, तो बॉयकॉट तुर्की का एक पूरा ट्रेंड चलाया गया था। लेकिन सवाल ये है कि तुर्की हर बार अभी भी भारत को जहां उसे नीचा दिखाना है वहां दिखाने का प्रयास कर रहा है, फायदा उठाना है उससे फायदा भी उठाया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत को अभी कुछ ऐसे एक्शंस लेने होंगे दो तरीके से? एक तो आप ऐसा कुछ सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए जिसमें ट्रेस एंड ट्रैक और उसके बाद टारगेट पॉलिसी ऑपरेशन हो, आप इसको ज्यादा अच्छे से समझा सकेंगे सिवात सर। और उसके अलावा डिप्लोमेटिकली उसको आइसोलेट कर दिया जाए, मल्टी प्रोंग एक्शंस अगर होंगे तो लगता है आपको कि तुर्की को कुछ बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, देखो एक चीज समझने की लावनी, तुर्की भारत अच्छे रिलेशन चाहता था। जब अर्थक्वेक आया तो भारत पहला रिस्पोंडेंट था जिसमें बहुत बड़ी टीम भेजी, और हमने अपने जो आर्मी के से भी मेडिकल टीम भेजी। मगर तुर्की पे विश्वास इसलिए नहीं हो सकता, देखो तुर्की एक खलीफा बनना चाहता मुस्लिम वर्ल्ड का, और वो दिखाना चाहता है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ है, तो कहीं ना कहीं भारत और तुर्की के बीच में फोर्ट लाइन है। तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले टाइम में भारत और तुर्की के रिलेशन कुछ अच्छे हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देखो हमें पता है कि तुर्की के रिलेशनशिप ग्रीस और साइप्रस से अच्छे नहीं, अभी तक हम उनके साथ इतने खुल के नहीं आए थे। अब हम ग्रीस से भी बात कर रहे हैं, साइप्रस से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से उनके रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे नहीं है। दूसरा, हम तुर्की को आइसोलेट करवाना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। हम कहीं ना कहीं सऊदी, यूएई, ओमान, ये जो कि सॉफ्ट इस्लाम है उसकी तरफ जाना चाहता है, क्योंकि तुर्की एक खलीफा बनना चाहता है। तुर्की पाकिस्तान के साथ, मलेशिया के साथ मदद लेके वो दिखाना चाहता है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का बहुत बड़ा लीडर है। तो इसको हम नकारा, और इसीलिए पाकिस्तान फिट इन करता है। पाकिस्तान तुर्की को बहुत ज्यादा तौर पे सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज, अभी पॉइंट ये आता, मैं थोड़ा सा बदलाव नहीं कि ये जो हुआ है इसमें ऐसा क्या अलग हुआ
देखो मैं ये कह रहा हूं छोटा सा ब्रेक लेंगे, मैं ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करूंगी कि इसमें अलग क्या हुआ है, आपसे ही ये शुरू करेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। लेकिन व्यूअर्स से कहूंगी कि आप कहीं मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हम पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन दुश्मन के तो तुर्की लेगा बाबरी का बदला। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आतंकवादी हमला हुआ है, दिल्ली धमाके के तार तुर्की तक जुड़ चुके हैं। इस तुर्की में बैठकर उकासा, उमर का हैंडलर, जो उमर को पूरी गाइडलाइन दे रहा था, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने 6 दिसंबर की तारीख चुनी थी कुछ बड़ा करने की। तो ऐसे में क्या होने वाला था, क्या बाबरी का बदला तुर्की की सरजमी से लिया जाएगा, इसी पर हम बार बार लगातार आपका ध्यान खींच रहे हैं और चर्चा भी जारी है। ब्रेक से पहले AK सेहवाग सर आपके साथ ही शुरू करती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि अलग क्या है ये जानने की जरूरत है। इस बात को तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी जोड़ दे रही हूं कि तुर्की अभी भी नाटो का सदस्य देश है, लेकिन जब कभी भी ग्लोबल जिहाद की बारी आती है, उसकी बात होती है, तो वहां पर भी जिक्र तुर्की का आता है। हम दबी जबान में तो ये बात कहते हैं, लेकिन खुलकर नहीं कह पाते। वक्त आ गया है कि खुलकर इस बात को कहा जाए। नहीं कि हम खुल के क्यों नहीं कहते, हम चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम तुर्की के साथ अच्छे रिलेशन कर लेंगे, क्योंकि तुर्की का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, वो एक प्रकार से ड्रोन बहुत ज्यादा बनाता है। हम चाहते थे कि तुर्की एक फॉरवर्ड लुकिंग मुस्लिम कंट्री था, ये नाटो का हिस्सा है पर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं। इसने बहुत कोशिश की कि यूरोपियन यूनियन में आए, मगर इसको दाखिल नहीं किया गया। तो अब ये सच्चाई है कि अब हमें ये समझ आ गई कि तुर्की भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता, इसलिए हमें भी इसके ऊपर काउंटर अटैक करना पड़ेगा, हमें भी इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। हमें इसके जो कहते हैं एनिमीज माय फ्रेंड, तो वो हम साइप्रस और ग्रीस को लेके चल रहे हैं और हम इसको प्रेशर में डालेंगे। तुर्की को पता होना चाहिए ये किससे पंगा लेगा, ये भारत देश है। अब 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जो हुआ है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि 12-13 साल से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, और उसकी वजह है NIA और आपकी जो इंटेलिजेंस के तालमेल, जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो तालमेल था वो बहुत ही काबिल तारीफ था। कोई ये हादसा करे उससे पहले ही दबोच लेते थे, मगर अब जो कुछ निकल के आया है ये मुझे लगता है कि एक डरावना है और इस पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी चीज अभी पता लगी, इट इज द टिप ऑन द आइसबर्ग, अभी तो पिक्चर बाकी है, बहुत इसके अंदर मॉड्यूल मिलेंगे आपके पास। ये जो लिमिटेड मॉड्यूल पकड़े गए हैं, और अगर आप देखें इसमें अलग क्या क्या है, जैसे हमने पहले भी बताया, इसमें अलग है कि एक तो व्हाइट टेरर जो इकोसिस्टम है वो, दूसरा है कि भाई ये तुर्की से पाकिस्तान से, तीसरा एक ये आप बायोलॉजिकल वारफेयर, ये जो राइसिन जो पकड़ा गया है गुजरात के अंदर, जो कि एक डॉक्टर वो ऐसा पॉइजन बना के वो मास स्केल पर पॉइजनिंग कर रहा था। तो अब हमें ये समझ आनी चाहिए कि आतंकवाद का बहुत आगे निकल चुका है और हमें काउंटर उसको करने के लिए अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। साइबर वार, स्पेस वार, आपको ये जैसे बिल्कुल ठीक है कि आपको आप एक बार हरियाणा को ही देखें, अगर आप फरीदाबाद और नू मेवात वाला रीजन है, आपको सर्वेलेंस और करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं कर सकते, पर पेरिफेरल एरिया में कर सकते हैं, और जैसा करते गए। अगर ये गलती से जो JNK पुलिस नहीं अगवा करती या वो मॉड्यूल नहीं पता लगता, तो अलावनी आप देखें कि क्या इसका एक प्रकार इम्पैक्ट कुछ और ही होता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही बेला सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात जनरल सर ने कही कि देखिए मेवात आज भी एक बार नहीं, हम कई बार मेवात को एक्सपोज कर चुके हैं, हम कई बार बता चुके हैं कि मेवात को लेकर संजीदगी दिखानी होगी, क्योंकि यहां से देश विरोधी गतिविधियों का जो जाल है वो लगातार बढ़ रहा है। हिंदू आस्था को टारगेट किस तरह से किया गया था, जब यात्रा वहां जानी थी, क्या हुआ था, ये सारा कुछ सामने क्लियर एंड कट है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि जैसा कि बार बार मैं दोहरा रही हूं इस बात को कि हम रिएक्टिव मोड में हैं, बीते 13-14 सालों से कुछ नहीं हुआ क्योंकि कंपैटिबिलिटी एजेंसियों के बीच थी, हम प्रोएक्टिव थे, लेकिन क्या अभी जो स्थिति बदली है उसमें हमको डबल प्रोएक्टिव होने की जरूरत है? क्या हमें ऐसे स्लीपर सेल्स और इनके इकोसिस्टम के बारे में पहले सोचने की जरूरत है जो कुछ बड़ा करने को सोच रहे थे? ब्याला सर। लावनी जी, जैसा आप कह रही हैं और जन साहब कह रहे हैं,
आतंकवादियों ने अपना काम करने का तरीका बदली किया है। उन्होंने अपने हथियार बदली किए हैं, उन्होंने अपने एजेंटों को चुना है। जैसे इन्हें बताया कि मेवात और नूह का इलाका, इन इलाकों से ही क्यों किया, क्योंकि वहां वो सेफ हैं और वहां पर उनके पकड़े जाने के चांसेस कम हैं। हम प्रोएक्टिव हो रहे हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते तो ये घटना हो जाती। जो 32 कारों का इन्होंने 32 जगहों पर अगर ये इन कारों पे ब्लास्ट कर देते, 6 दिसंबर की डेट तो सिंबॉलिक है, वो मुसलमानों की सिंपैथी लेने के लिए, अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए कि देखो हम तुम्हारे ही धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए 6 दिसंबर की बात हो रही है। ये तो 26 जनवरी को भी करने वाले थे। तो बात एक निकल के ये आती है, देखिए पहली बात है कि यह इनका काम करने का तरीका बना रहेगा और ये अपनी मोडस ऑपरेंडी चेंज करते रहेंगे और हमें आगे चलकर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, मैं सुरक्षा एजेंसियों में भी रहा हूं, हमें भी अपना तरीका बदली करना पड़ेगा। और आपको, आपके माध्यम से मैं श्रेय जरूर दूंगा, अगर कश्मीर में वो यंग आईपीएस ऑफिसर जिसने सिर्फ पोस्टर लगने की घटना को गंभीरता से लिया, अगर उसने उस पोस्टर लगने की घटना को गंभीरता से न लिया होता तो, और वहां से वो लीड न लेता, तो आज देश में क्या हुआ होता, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं, जनता भी कर सकते हैं कि ये क्या हुआ होता। जब बनारस में, जहां का मैं रहने वाला हूं, यहां पर आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट किया था, मैंने रात भर अपने हाथ से लाशें उठाई थी संकट मोचन मंदिर से। वो जमाना था कि 2 साधारण से आतंकवादी, यहीं के लोकल लड़के आके पूरे शहर में बम लगा के चले गए थे। आपको याद होगा संकट मोचन मंदिर का बम ब्लास्ट। आज वो हम उससे आगे निकल चुके हैं, लेकिन आवश्यकता है, जैसे कि आप कह रही हैं और हम सब कह रहे हैं, हमको सर, आप इससे कह रहे हैं कहीं कि हम ज्यादा उससे आगे निकल चुके हैं, ये बिल्कुल उससे आगे निकल चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि सुदर्शन की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी हमने अब कल ही अपने दर्शकों के सामने रखी थी कि हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई उस मानसिकता से है। उस मानसिकता से हमारी लड़ाई है जो उपजते हैं उन मदरसों में जहां पर आज भी जिहाद का बीज बोया जा रहा है। तो ये मानसिकता हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मैं एक बात अभी जो हमारे सहयोगी कह रहे थे, हमको बहुसंख्यक, विशेष तौर से हिंदुओं और नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कॉन्शियस होना पड़ेगा। हम किसी भी असाधारण गतिविधि को अपने आसपास होते देखें तो उसकी तुरंत सूचना, एक सूचना तंत्र विकसित होना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि एक कैजुअल सा एंटी नेशनल कमेंट अगर आता है, हमको ऐसा सूचना तंत्र विकसित हो, बिल्कुल उस पर भी हमको संजीदगी दिखानी होगी और साफ तौर पे हमें संजीदगी हर स्तर पर दिखानी होगी। संजीव सर, संजीदगी हमें हर स्तर पर दिखानी होगी। ये मॉडरेट डिप्लोमेसी का ये वक्त नहीं है। हम अपनी डिप्लोमेसी को भी, अब जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि डिफेंसिव होना एक अलग चीज है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऑफेंसिव हो जाने की जरूरत है। अब हम और कितना इंतजार करेंगे? सितंबर 25 की बात कर रहे हैं, इसी साल की बात कर रहे हैं कि तुर्की की तरफ से स्टेटमेंट फिर से कश्मीर पर आया था। तो हमें तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि अब हमारे साथ एक पाकिस्तान नहीं बल्कि 2 पाकिस्तान साथ में चल रहे हैं। तो हमें अपनी मॉडरेट डिप्लोमेसी को क्या बदलने का वक्त आ चुका है? संजीव सर, देखिए लावनी जी, मैं ये कहूंगा कि आज का ये जो नया भारत है, जो कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है, और इस नए भारत ने जो पाकिस्तान से जो सीधे जो आतंकी साजिशें रची गई, उसके ऊपर जाकर के हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, एक एयर स्ट्राइक की और एक ऑपरेशन सिंदूर किया। और ये जो किया गया वो जाहिर है कि हमारी जीरो टॉलरेंस के अप्रोच को, संकल्प को दर्शाता है। अब ये जो किया गया है, दिल्ली का जो ब्लास्ट है, इसमें इस देश के अंदर ही बैठे हुए जो देश के जो गद्दार हैं, जो देश के दुश्मन हैं, देश के की थाली में ही खाते हैं, उसमें ही छेद करने का कार्य करने की जो साजिश रच रहे थे, उनके विरुद्ध एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उन्हें दिया जाना चाहिए। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमने पड़ोस में जाकर के की है, वैसे ही जो स्ट्राइक इन जितने भी गिरफ्तार जो लोग हैं, जिस तरीके की ये जो कल्प्रिट्स हैं, ये जो जितने आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इस नए भारत को दिखाना होगा, ताकि इस नेटवर्क में और जहां कहीं भी इस तरीके की जो आतंकी जो जाल बिछाया जा रहा था, उनको ये क्लियर मैसेज दिया जा सके
कि ये जो नया भारत है ऐसे किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके खिलाफ बहुत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके, शक्तिशाली कार्रवाई करके दिखाएगा। मैं फिर से कहूंगा, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट इनके साथ होना चाहिए ताकि एक बहुत ही शक्तिशाली मैसेज दिया जा सके कि इस नए भारत को, चाहे वो होम ग्रोन टेररिज्म हो, चाहे वो अक्रॉस द बॉर्डर से हो, चाहे एक्सटेंडेड नेबरहुड से हो, कहीं से भी हो, इस नए भारत को ये आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। और जाहिर है कि मैं भी बनारस का हूं, मैं भी वाराणसी का ही दिल्ली में रहता हूं, लेकिन मेरा होम टाउन वाराणसी है। मैंने संकट मोचन की जो हमारे रॉ के अधिकारी हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी, उन्होंने चर्चा की, और इसी तरीके से अनेक शहरों में सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स हुआ करते थे। वो जो 14 के पहले का जो दौर था, वो जाहिर है कि बहुत ही भयावह था, लेकिन उस पर लगाम लगाई गई है। लेकिन यदि किसी ने फिर से उस दौर को दोहराने की कोशिश की तो ये इस नए भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात हमें इंश्योर करनी होगी। जमीन बदल गई है लेकिन सोच नहीं बदली है। इसीलिए राजेश जी, चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, राजेश जी का एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है, जैसे मैंने कहा कि जमीन बदली है, सोच नहीं बदली है, तरीका बदल रहा है। आतंकी भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, हमें भी अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। क्या जो हमारा जो सर्विलांस लॉज जो है वो युद्ध स्तर पर अपग्रेड करने की जरूरत है? राजेश जी ठीक कह रहे हैं मैडम। देखिए, अब क्या है कि पैटर्न बदल गया है, लड़ाई का पैटर्न बदल गया है। अब हर जगह साइबर वर्ड उसके अंदर इन्वॉल्व होता ही है। साइबर वॉर स्टार्ट हो चुकी है। साइबर वॉर का एक पार्ट है, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड, अब क्रिमिनल्स जो हैं, अब जैसे अगर मान लीजिए हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, टर्की की बात कर रहे हैं, टर्की आज चर्चा में आप लोग लेके आ रहे हैं। मैंने आज से 25 साल पहले भी इन चीजों को आइडेंटिफाई किया था कि टेररिस्ट बेस ऑपरेशंस वहां से होते थे। टेररिस्टों के लिए फाइनेंशियल लेन देन की प्रोसीजर वहीं से होता था, जब अलकायदा वगैरह ये सारे के सारे ग्रुप्स थे। जैसे कि आपके ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, आज देखिए कि हमारे दुश्मनों ने हमारा ही पैसा यूज करना शुरू कर दिया है। हमारे ही फाइनेंशियल फ्रॉड से वो पैसा मोबिलाइज कर रहे हैं। ये आने वाले टाइम में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज प्रूव करेंगी। ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर डिजिटल अरेस्ट और इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट जो वर्ड है, जो आज की डेट में पूरा का पूरा भारत के लिए बड़ा हॉरर शो बन गया है, वो सारा का सारा उसके बैकएंड पे चाइना उसके अंदर आ रहा है, कंबोडिया आ रहा है। ये सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साबित करने में, ठीक है, कुछ चीजें एविडेंस मिलते हैं लेकिन एस्टेब्लिश करने में समय लगता है। तो अब वो हमारा ही पैसा यूज कर रहे हैं हमारे दुश्मन, हमारे ही लोगों को यूज कर रहे हैं और उन्हीं को सर्च करके अपने नेटवर्क को ऑपरेट करा के, और अब देखिए कि उन्होंने जैसे कि अभी सर ने बताया कि RDX नहीं लेके आए, और यहीं से उन्होंने इस तरीके की साइंस से यूज करके और यहीं की गाड़ियां यूज करके यहीं के लोगों को तबाह करने की प्लानिंग की हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सरकार को बहुत जल्दी एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहिए और ताकि आम पब्लिक की कनेक्टिविटी गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ, जो कि लीड अभी एक IPS ने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है। मैंने जब अभी एक वीडियो डाला था इसी के बाद, तो मेरे पास कई तरीके के कमेंट्स आए कि आज की डेट में SHO के पास जाके, बीट ऑफिसर के पास जाके कुछ गलत इंफॉर्मेशन के बारे में अगर जानकारी देते हैं तो वो सामने वालों के साथ मिलके जो है हम ही को तंग करते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो बीच में टूट जाता है, अगर वो डायरेक्ट एजेंसीज के पास मतलब अपर लेवल पे जाए और वहां से उनको वर्कआउट किया जाए तो बिल्कुल, यानी कनेक्टिविटी जोड़नी होगी एजेंसीज के साथ भी, जो कॉमन पीपल है, और शायद जो सोच और समझ है। शिवाज सर, डिजिटल वर्ल्ड है ये, और हम तो कहते हैं कि हमारा जो युवा है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पर। जितनी अवेयरनेस, जितनी चीजें जाती हैं, सबसे ज्यादा आप देखिए ना कि जेंजी बहुत एक्टिव है। नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें जो आई वो इन्हीं युवाओं के थ्रू सामने आई है। तो क्या आपको लगता है कि ये हमारा एक हथियार हो सकते हैं? साइबर क्राइम अगर उठ रहा है, साइबर टेररिज्म अगर उठ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस युद्ध में हमें अपने इस सेक्शन को अपना हथियार बनाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉम्प्ट है, वो ज्यादा प्रोएक्टिव है इस सेक्टर में? अश्विनी सर कि मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। हाँ। कि अभी हुआ क्या है कि टेरिटोरियल आर्मी ने साइबर वॉरियर को लेना स्टार्ट किया। मतलब इंडियन आर्मी में टेरिटोरियल आर्मी पार्ट टाइम होती है और उसका मैं हेड रह चुका हूं 2.5 साल। वो क्यों है कि आपने ठीक बोला, अगली लड़ाई, अगला सिस्टम टेररिज्म के साथ लड़ना है तो आपको साइबर वारफेयर
के अंदर बहुत होगा, क्योंकि आज की तारीख में जो आतंकवादी हैं वो आपसे 2 स्टेप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो ये इसी तरह बोले, आप सदर्न इंडियन में देखें जहां पर आईएसएस पैर पसार रहा है, और ये जितने भी आईएसएस मॉड्यूल हैं जो रेडिकलाइज होते हैं वो सोशल मीडिया से होते हैं, वो साइबर वॉरफेयर से होते हैं, और वो नॉन कॉन्टैक्ट है। तो आप सच्चाई है कि ये टेररिज्म एक नया रूप ले रहा है, हमें इसके लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। और ये तो मैं लगता है कि हमें आइसबर्ग का एक टिप मिली है। ये मॉड्यूल जो पकड़े गए हैं बहुत बड़ा है। ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम समझते थे कि आतंकवादी, पर जो आतंकवादियों को श्रेय देते हैं वो भी ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए खतरनाक। मैं एक चीज बताऊंगा कि जैसे कहते हैं मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, आतंकवादी बिना स्पोर्ट के वो नहीं रह सकते, ये समझना चाहिए। ये जो हुआ है, इसको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिली है वो हमें जरूरी पता लगाना, वो कौन थे जिन्होंने इनको सपोर्ट दी, कहां से ये अमोनिया नाइट्रेट आया, कहां से गाड़ियां आई, कौन इसके अंदर वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जो इनके लिए सबसे बड़ी संजीवनी बनी, सबसे पहले उसको ट्रैक करके उसे खत्म करने की जरूरत है। तो शायद हम और ज्यादा ऐसी घटनाओं को लेकर, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम चौकन्ना रहेंगे तो ये घटनाएं नहीं होंगी, तो शायद अगर हम जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो लॉजिस्टिक हैं, जैसा हमने कश्मीर में देखा, जम्मू कश्मीर में जो एक ऑपरेशन चला है, मुझे लगता है कि देश भर में वो ऑपरेशन चलाने की जरूरत है, क्योंकि देश में अगर देखें तो घुसपैठियों की संख्या भी बढ़ चुकी है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें जिन्हें आप अपना मान रहे हैं वो दरअसल आपके देश में घुसकर आपके देश के लिए खतरा बन रहे हैं, आपके और हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए खतरा बन रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि हम सब सजग हों। जिम्मेदारी केवल सरकार और एजेंसियों की नहीं, कुछ जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, बहुत अच्छी बातें आज आपने सामने रखी, और मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपने कही है वो हमारे व्यूअर्स बहुत संजीदगी के साथ सुनते हैं और उसे अमल में भी लाते हैं। अब आपको खुद तय करना है, पाकिस्तान दिखता हुआ दुश्मन है लेकिन तुर्की है दुश्मन के पीछे छिपा हुआ दुश्मन। सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कहते भी हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान, सतर्क। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।